हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का, जो कि सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में यूनिट 1, माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो यूनिट होगी इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो ये रहा सिलेबस। यूनिट 1 है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ नर्सिंग, रिलेवेंस टू नर्सिंग, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये जो है 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और माइक्रोबायोलॉजी जो होती है उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो 4 चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। और ये जो वीडियो होने वाली है सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। तो ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो होती है तो उसके बारे में देखते हैं होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। बिना माइक्रोस्कोप के जो ऑर्गेनिज्म हम नहीं देख पाते, और उनकी स्टडी जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। तो ये जो होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है, मीन्स होता है स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्मॉल जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन माइक्रोबायोलॉजी का। और यहाँ पर ये डिफिनेशन दी गई है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एक तरीके की साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन से? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, वायरस है। तो ये होता है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी की। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग। नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है? हम क्यों नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो कि डिसीज़ काज करते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो वायरस बैक्टीरिया हैं ये डिसीज़ काज करते हैं। तो इसी की वजह से डिसीज़ ज़्यादातर होती है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है, की वजह से होती है। तो उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं कि कैसे प्रिवेंट करना है डिसीज़ को, कौन सा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज़ काज कर रहा है। तो उसके बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम लोग नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को यूज करने के लिए, स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग, क्या क्या रोल है इसका। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन नर्सिंग एज इट हेल्प नर्सेस। एक तरीके का क्या हेल्प करती है? नर्सिंग के प्रोफेशन में हेल्प करती है। और दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द काज और इन्फेक्शन एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। मतलब कोई भी डिसीज़ हुई है, किस कारण हुई है, किस वजह से इन्फेक्शन हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, और उसको प्रिवेंट करने में यानी ख़त्म करने में हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी। लर्न एंटीसेप्टिक टेक्निक टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी। और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करती है। फिर है फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स लाइक हैंड हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन। तो ये हैंड हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके बारे में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो वो हेल्पफुल होती है नर्सिंग में। फिर है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन प्रॉपरली।
एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स मतलब ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी वजह से अगर कोई डिसीज़ हुई हो तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है माइक्रोबायोलॉजी। फिर है अंडरस्टैंड डिसीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, वुंड इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये जो है डिसीज़ हो जाए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, तो उसको उसमें हेल्प करती है, उसमें इम्पोर्टेंस मेजर रोल होता है माइक्रोबायोलॉजी का। तो ये रहे इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग। अब देखेंगे पर्सपेक्टिव्स। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब होता है कि किसी भी वैज्ञानिक ने या कोई भी वैज्ञानिक उसने क्या हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट दिया है, क्या क्या चीज़ें स्टडी की है बैक्टीरिया के बारे में, किस किस चीज़ का उपयोग किया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर एंटोनी वान लीवेनहॉक जो है वो 1674 में ऑब्जर्व किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल के थ्रू। अब देखेंगे 1674 में पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, यानी माइक्रोस्कोप में देखा था सैंपल के थ्रू। और लुईस पास्चर क्या किया था, ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन और पास्चुराइजेशन। फर्मेंटेशन एक तरीके की प्रोसेस होती है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में। और पास्चुराइजेशन को प्रोसेस होती है जिसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। और रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था कि इंट्रोड्यूस किया था कोच पास्चुलेट एंड प्रूव जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। उन्होंने क्या किया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज है उसको क्या किया था, प्रूव किया था। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स एंड स्टेराइल टेक्निक ऑल इमर्ज फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वैक्सीन होती है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है, ये इसका भी डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हुआ था। अब बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं लुईस पास्चर का। तो लुईस पास्चर जो थे एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को विद द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट स्वाननेक फ्लास्क। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटल के थ्रू यानी एक्सपेरिमेंट करके स्वाननेक फ्लास्क वाला रिजेक्ट किया था। और फिर क्या है सेकेंड पॉइंट है, ही प्रपोज्ड दैट एनी डिसीज काज्ड बाई माइक्रोब्स एग्जिस्टिंग इन एयर। मतलब कोई भी डिसीज जो कि काज होती है एयर के थ्रू, तो उसको क्या है इन्होंने प्रस्तावित किया था। और लुईस पास्चर प्रपोज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक बचाने के लिए, तो उसको किसने, लुईस पास्चर ने प्रस्तावित किया था, यानी दिया था लुईस पास्चर ने। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, लुईस पास्चर इंट्रोड्यूस्ड द स्टीम स्टेरिलाइजर ऑटोक्लेव। यहाँ पर लुईस पास्चर जो थे उन्होंने क्या किया, स्टीम स्टेरिलाइजर यानी ऑटोक्लेव वाली जो टेक्निक है यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए, और हॉट ओवन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारी टेक्निक है इनको जो है लुईस पास्चर ने प्रस्तावित किया था, दिया था। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, चैप्टर है इसका स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का, जिसमें हम लोग हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं सर्जरी के टाइम, तो उसको किस तरह से क्लीन करते हैं, स्टेराइल करते हैं, जर्म फ्री करते हैं। तो ये जो टेक्निक यूज होती हैं इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए, तो ये जो स्टेरिलाइजेशन, हॉट एयर ओवन, तो इसको लुईस पास्चर ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्तावित किया था, दिया था। लुईस पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कंट्रीब्यूशन हो गया लुईस पास्चर का। अब देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच इन माइक्रोबायोलॉजी। रॉबर्ट कोच भी एक तरीके के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या योगदान दिया, अपना क्या किस चीज़ के बारे में बताया है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द पैथोजेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड एंथ्राक्स। तो रॉबर्ट कोच जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज होती है, टीबी और कॉलरा, एंथ्राक्स, तो ये किस वजह से होती है, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो उस बैक्टीरिया को क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोज किया था। और सेकंड पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ हाइजीन इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जो हैंड हाइजीन प्रोसेस होती है उसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था रॉबर्ट कोच ने। द प्रोसेस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट कोच। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू,
फर्स्टली क्या किया था, ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट कोच ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेनिंग टेक्निक बाय यूजिंग एलिनिन डाई, ये जो स्टेनिंग प्रोसेस होती है उसको भी इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो ये रहा, ये कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट कोच का। और क्या किया था, ही डेवलप द पावर प्लेट मेथड, पावर प्लेट मेथड को डेवलप किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड सॉइल्ड मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की कल्चर के लिए जो सॉइल्ड मीडिया यूज होता है या बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है उसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जो कुछ नए नए टर्म आ रहे हैं, जैसे हो गया स्टेनिंग, हो गया स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, तो ये जो है आगे पढ़ने को मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। बाकी आगे नेक्स्ट चैप्टर है स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट करके, तो उसी में आप पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है जो सेकेंड यूनिट है उसमें कल्चर मीडिया के बारे में दिया गया है डिटेल में, तो उसमें बात करेंगे कल्चर मीडिया के बारे में। तो यहाँ पर केवल कंट्रीब्यूशन आप लोग देखिए बस। ही इंट्रोड्यूस्ड सॉइल मीडिया फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, फार्मुलेटेड अगार मीडिया बैक्टीरियल ग्रोथ यूजिंग अगार अगार जेल, उसको इन्होंने दिया था। और क्या किया था, ही डिस्कवर्ड प्योर कल्चर टेक्निक फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन, प्योर कल्चर टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है जिसमें केवल एक ही स्पीसीज का बैक्टीरिया ग्रो करेगा, सिंगल स्पीसीज का, जो कि आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है। तो उस प्रोसेस को इन्होंने, प्रक्रिया जो होती है उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और क्या किया था, द हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक वाज गिवन बाई, जो हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक होती है उसको रॉबर्ट कोच ने दिया था। हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक जो होती है वो किसी भी बैक्टीरिया की मोटेलिटी को चेक करने के लिए यूज की जाती है, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेक्निक। तो उसको रॉबर्ट कोच ने दिया था, प्रस्तावित किया था, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट कौन कौन से क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है माइक्रोब्स का स्टडी करना, और इसमें होते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि विजुअल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के थ्रू के थ्रू हम लोग देखते हैं उनको, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देंगे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप जो हो गए बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये होते हैं। और पैथोजेंस यहाँ पर क्या होते हैं, पैथोजेंस का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट काज डिसीज, पैथोजेंस उनको बोलते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज काज करते हैं। और फिर नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब ये होता है कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी में हेल्पफुल रहते हैं बॉडी के लिए। फिर है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब होता है कोई भी डिसीज़ किस तरह से हमारे बॉडी में हो रही है, ग्रो कर रही है, इंटर कर रही है। तो एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी काजिंग हार्म्स, तो इसका मतलब ये होता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का प्रिंसिपल्स क्या होता है, जर्म थ्योरी दी गई थी माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन मेथड बताया गया था, रॉबर्ट कोच ने वो किया था, डिस्कवर किया था। और इम्यूनिटी के बारे में बताया गया था, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। और कल्चर मीडिया के बारे में बताया था, स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच, ये सॉइल्ड मीडिया, कल्चर मीडिया, स्टेनिंग टेक्निक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया था। तो वही कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें ये 4 टॉपिक पढ़ना था, एक एक करके हमने चारों को डिस्कस किया है। तो ये रहा सिलेबस। इसमें इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस नर्सिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या होता है, नर्सिंग में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, किसी भी डिसीज़ को अंडर समझने के लिए, और किस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिसीज़ हो रही हो, और हैंड हाइजीन टेक्निक के बारे में समझने के लिए पढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस हो गया। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, यानी कोई भी वैज्ञानिक है उसने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन किया, किस तरह से कोई भी माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, उसके बारे में देखते हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी में लुईस पास्चर का क्या क्या योगदान रहा, साइंटिस्ट थे। और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने अपना क्या क्या योगदान दिया, किस किस चीज़ों की उन्होंने डिस्कवर किया, कौन कौन चीज़ें नई टेक्निक बताई, उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टाइप्स क्या होता है बैक्टीरिया,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप्स, पैथोजेंस, नॉर्मल फ्लोरा, उसके बारे में देखा। तो ये यूनिट में केवल इतने ही टॉपिक थे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।